नमस्कार, कोरोना वॉरियर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वॉरियर में हम ऐसे योद्धा से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने कोरोना के इस संकट में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को जीवन दान दिया। आज इस कड़ी में खातेगांव देवास से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर धर्मपाल वैद्य, जो न्यू आध्या हॉस्पिटल बरछा रोड खातेगांव जिला देवास के मेडिकल डायरेक्टर और जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड मिनिमम एक्सप्रेस सर्जरी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर धर्मपाल, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर्वंसर न्यूज पर। जी 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 डॉक्टर धर्मपाल, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा और जिस तरीके से आपने मरीजों की सेवा की है संकट के इस काल में, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने संकट की इस घड़ी में मरीजों की सेवा की, दर्शकों को बताएं आप हमें। जी 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 इस बार का जो कोविड-19 का प्रहार हुआ था आम जनता के ऊपर, वो पिछली बार की तुलना में कहीं ज़्यादा था, 8 से 10 गुना ज़्यादा था। और पिछली बार हमने हमारे हॉस्पिटल में केवल मैटरनिटी ही चालू रखा था कोविड के टाइम, परंतु इस बार इतना ज़्यादा कोविड का लोड बढ़ गया कि हमें पृथक रूप से एक और हमारे हॉस्पिटल की शाखा खोलनी पड़ी, जिसको हमने कोविड सेंटर बना के चलाया। जी जी, आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपकी पढ़ाई और ट्रेनिंग कब खत्म हुई है। जी 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 मैंने 2013 में अपना एमएस जनरल सर्जरी ख़त्म किया था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए मुंबई गया था केईएम हॉस्पिटल में, और 2016 से मैं खातेगांव में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा हूँ। और पिछले 35 साल से मेरे पिताजी यहाँ पे आद्या नर्सिंग होम का संचालन कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर धर्मपाल, हमने देखा है कि किस तरीके से अब कोविड काल में किस तरीके से डॉक्टर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर जब सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में कई लोगों की जान गई, कई लोगों को काफ़ी गंभीर बीमारी हुई है। और हमने देखा है कि डॉक्टर्स ने कितनी मेहनत की है, कितनी परेशानियां उनके सामने आई हैं। आपसे जानना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको। जी, इस बार देखिए जो कोविड-19 की जो लहर आई थी, उसमें 5 अप्रैल 6 अप्रैल तक तो केसेस थोड़े कम आ रहे थे, बट 5-6 अप्रैल के बाद एकदम से जो केसेस का सर्ज आया है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था। मतलब हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना कितनी हद तक फैलने वाला है। मतलब 6 तारीख के 6 अप्रैल के बाद यह स्थिति बनी हुई थी कि जो भी मरीज़ बुखार का आ रहा है, जिसको दूसरे सिम्टम हो रहे हैं जैसे कि जनरलाइज बॉडी एक हो रही है, वीकनेस हो रही है, उन सब का कोविड रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। और उसमें से लगभग आधे पेशेंट ऐसे थे जिनको तुरंत एडमिशन करने की ज़रूरत थी। अब ये हमारा जो हॉस्पिटल है ये केवल 15 बेडेड नर्सिंग होम है, और यहाँ पे मेनली मैटरनिटी और पीडियाट्रिक का लोड है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो पेशेंट को भर्ती कर सकते हैं उन्हें कैसे भर्ती करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैटरनिटी के पेशेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और कोविड और नॉन कोविड को पेशेंट्स को रखने की कुछ हमारे पास अलग से यहाँ पे हॉस्पिटल में सुविधा नहीं थी। जी डॉक्टर धर्मपाल जी, हमने देखा सेकेंड वेव में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हमारे देश प्रदेश में हुई है। ऑक्सीजन की कमी भी कहीं ना कहीं हमने देखी थी। ऑक्सीजन की कमी से भी कई लोगों की मौत हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से भी कई लोगों की मौत हुई, और कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी कमी से लोगों को दो चार होना पड़ा था। ऐसी कंडीशन में आपके सामने क्या चुनौतियां आई, आपके अस्पताल के सामने क्या चुनौतियां आई डॉक्टर धर्मपाल। जी देखिए, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा कोविड पेशेंट्स का लोड हो गया था कि इंजेक्शन्स और ऑक्सीजन की दोनों भारी किल्लत हो गई थी। परंतु जो हम कोविड सेंटर खोला था उसमें जो पेशेंट आ रहे थे वो ऑलरेडी लेट स्टेज डिसीज़ में आ रहे थे। और रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रयोग यूजुअली जब होता है जब पेशेंट हफ्ते भर के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर प्रेजेंट करता है, जब बॉडी में वायरल रेप्लिकेशन चलता रहता है। परंतु इस बार जो वेव आई है इसमें ये देखने को मिला है कि ऑलरेडी पेशेंट्स का ऑक्सीजन सेचुरेशन जब गिरने लगा है, 85 हो गया है, 90 हो गया है, उस टाइम में पेशेंट अधिकतर प्रेजेंट कर रहे थे।
और उन पेशेंटों को भारी मात्रा में ऑक्सीजन की लग रही थी। अब ऑक्सीजन की ये गंभीर स्थिति हो गई थी कि इंदौर, भोपाल, हरदा कहीं से भी हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने इमरजेंसी में तुरंत 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑर्डर किए। हमारे माननीय विधायक जी आशीष जी शर्मा ने हमें हर चीज़ में मदद की है। उन्होंने कलेक्टर साहब श्री शुक्ला जी से हमें तुरंत 25 जंबो सिलेंडर उपलब्ध करवाए और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पूरे जब तक पेशेंट कोरोना का कम नहीं हुआ, हमें ऑक्सीजन का रेगुलर सप्लाई देवास से सही दामों पर मिलता रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें माननीय विधायक आशीष जी शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा कि कोई भी हमारे एरिया में खातेगांव, कन्नौज, सत्वास, नसुल्लागंज तहसील में किसी भी आदमी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से ना हो। और जहाँ तक का इंजेक्शन का सप्लाई है, रेमडेसिविर का जितनी मात्रा हमें ज़रूरत थी वो हमें देवास से शासन द्वारा इंटीमेशन देने पे लगातार सप्लाई मिल रहा था। ठीक है डॉक्टर धर्मपाल, हमने देखा कि संकट की इस घड़ी में जब बेहद ज़रूरत थी तब आपने कोविड सेंटर शुरू किया। जानना चाहूँगा आपसे कि कोविड सेंटर को शुरू करने का जहन में कैसे आया और कोविड सेंटर जब शुरू हो चुका था या शुरू करने से पहले किस तरह की परेशानी आपके सामने आई? जी, शुरू करने का हमने ख्याल इस तरह से आया कि हर दूसरा पेशेंट तो कोरोना का आ रहा था। मतलब वो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी एक तरह से। समझ में ही नहीं आ रहा था कि पेशेंट को कहाँ शंट किया जाए। इंदौर में सभी बेड्स फुल थे, भोपाल में सभी बेड्स फुल थे, यहाँ तक कि ये पास का जिला है, हरदा है, यहाँ पर भी सभी बेड्स फुल हो गए थे। तो एक्चुअली में पेशेंट को शंट करने का, रेफ़र करने की कोई जगह ही नहीं बची थी। और जब मैटरनिटी वाले पेशेंट्स को भी कोविड होने लगा तो फिर हमें ये ख्याल आया कि एक पूरी अलग से बिल्डिंग लेके इसी हॉस्पिटल की शाखा खोल के उसमें कोविड सेंटर चालू किया जाए, जहाँ पे एटलीस्ट पेशेंट को आइसोलेशन में रख के सारे जो भी यूज़फुल इंजेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाए, उन्हें लगातार ऑक्सीजन का सप्लाई मिला जाए। इसलिए हमने 35 बेडेड कोविड सेंटर खोलने का निर्णय लिया, जिसमें कि हमने नेमावर रोड पे एक शॉपिंग मॉल को खाली करवाया, पूरी बिल्डिंग में 35 बेड्स का अरेंजमेंट करवाया और पूरी बिल्डिंग में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई लगवाया ताकि सभी बेड्स पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो सके। बिल्कुल डॉक्टर धर्मपाल, जब आपने कोविड सेंटर शुरू किया तब हमने देखा सेकेंड वेव में मरीजों का लोड बढ़ा ही होगा, हम सब जानते हैं अस्पतालों में। तो जब पेशेंट का लोड बढ़ा तो आपने किस तरीके से उस कंडीशन को संभाला? आपके जो स्टाफ ने, नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने किस तरीके से संभाला उस कंडीशन को? जी, देखिए, जब हमने कोविड सेंटर खोला था, जब हमने भी इतनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 10 से 12 पेशेंट हम रख पाएंगे, उसी हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की अवेलेबिलिटी। पर हॉस्पिटल खोलते से ही वेरी सेकंड डे 35 बेड्स फुल हो गए। अब हमें परेशानी ये है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सिंग स्टाफ्स की कमी थी और इवन मैनेजमेंट स्टाफ की कमी थी। अब जो नर्सिंग स्टाफ हमने वहाँ पे रिक्रूट किया था, उनमें भी भय का कहीं ना कहीं उनको डर था मन में कि हम यहाँ से ड्यूटी करके घर जाएंगे तो हो सकता है हमारे घर वालों को भी कोरोना हो जाए। बिल्कुल। इसलिए उन लोगों में भी एक दो दिन ड्यूटी करके सब लोग मना कर रहे थे कि कहाँ जाएं सर, हम कोविड सेंटर में काम करना नहीं चाहते हैं, हमें डर लग रहा है। तो यहाँ का इस हॉस्पिटल का जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ था, इसी को हमने कोविड सेंटर में शंट किया। और डॉक्टर अमित, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव आगे आए। सब लोग भोपाल के हैं। इन लोगों से मैंने निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में आके लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वायरल लोड एकदम से आउटबस्ट हुआ है। तो ये लोग सेवा के लिए आगे आए। और जहाँ की मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट के लिए मुझे ये देख के ताज्जुब हुआ और मैं बहुत सोच में पड़ गया कि हमें मैनेजमेंट टीम ही नहीं मिल रही थी। मतलब मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इवन रिसेप्शन पे बैठाने के लिए कोई मुझे स्टाफ नहीं मिल रहा था।
तभी आरएसएस संघ के खातेगांव के प्रमुख श्री सत्यनारायण जी केरापा, उमेश गुर्जर, इन्हें पता लगा कि मैं लगातार मैनेजमेंट जमाने की समस्या से मुश्किल में आ रहा हूँ। तो ये लोग आरएसएस संघ के लोग आगे आए और इन्होंने निस्वार्थ भाव से लगातार 1 से 1.5 महीने तक कोविड सेंटर में सेवाएं दी। ये देख के मैं उनका जोश और जुनून, लोगों की जान बचाने के लिए देख के जो निस्वार्थ भाव से उन लोगों ने सेवाएं दी, ये देख के मैं दंग रह गया। बिल्कुल डॉक्टर धर्मपाल, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह के अलग अलग तरह के आपके सामने पेशेंट आए होंगे, आपके अस्पताल में आए होंगे पेशेंट अलग अलग तरह के, वो कैसे थे और किस तरीके से आपके स्टाफ ने और आपने उनको ट्रीट किया है और कितने मरीजों का इलाज आप अभी तक कर चुके हैं? जी, 3 हफ्ते में देखिए हमने लगभग 1.25 से 200 मरीजों का इलाज कर चुके हैं। इस बार जो देखने को मिल रहा था कि मरीज लेट स्टेज ऑफ डिजीज में आ रहे थे। अर्लियर स्टेज ऑफ मतलब कोरोना का भय सोसाइटी में इस तरह से चला गया था कि कोई भी मरीज अर्ली सिम्टम्स लेके नहीं आ रहा था, जबकि हम उनको घर में ही आइसोलेट करके ओरल मेडिकेशंस करके ठीक कर सकते हैं। सभी मरीज लोग एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज में आ रहे थे, लेट स्टेज डिजीज में आ रहे थे, जबकि ऑलरेडी उनका सेचुरेशन 80-85 के पास आ रहा है और सभी की ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब लेट स्टेज डिजीज में जब पेशेंट आ रहे थे तो उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन का कुछ खास रोल नहीं था। उस टाइम जो हमने पेशेंट्स को ठीक किया वो हाई डोज स्टेरॉइड से किया, इम्यूनोग्लोबुलिन से किया, बेवासीजुमैब उपलब्ध कराए और बाईपेप मशीनें उपलब्ध करवाई, पेशेंट को रेगुलर फिजियोथेरेपी दिलवाई। इन्हीं सब चीज़ों से हमारे पेशेंट रिकवर हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर धर्मपाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि स्टाफ की कमी आपके सामने आ खड़ी हुई थी, तो ऐसे समय में कम स्टाफ के साथ काम करना और जो स्टाफ आपके पास मौजूद है उनका भी मनोबल बढ़ाना एक चुनौती से कम नहीं है। किस तरीके से चुनौती से पार पाया आपने इस? जी, इसके लिए मैं हमारे माननीय विधायक श्री आशीष जरमाशा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मैं उनका जोश लोगों की जान बचाने के लिए जो मैंने देखा है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। वो रेगुलरली डेली हमारे कोविड सेंटर पर आके हमारे डॉक्टरों का, हमारे नर्सिंग स्टाफ का मनोबल बढ़ाते रहे। यहाँ तक कि देखिए हमारे 2 नर्सिंग स्टाफ का पूरा की पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे काम कर रहे थे, उनके परिवार वालों को भी संक्रमण फैल गया। तो लगातार हम लोग सेल्फ मोटिवेशन भी कर रहे थे। विधायक जी भी हमारा मनोबल बढ़ाए हुए थे। उन्होंने कभी भी पूरे कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। इस बात का उन्होंने शुरू में ही हमें आश्वासन दिया था कि डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल चालू कीजिए, हम आपको ऑक्सीजन का, सारे इंजेक्शनों का कंटिन्यू सप्लाई रखेंगे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो ये सब चीज़ें विधायक जी द्वारा हमें दिलाई गई। अब जहाँ तक रही स्टाफ की कमी से, तो उसके लिए तो हम आज भी गुजर रहे हैं। अभी भी हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की कमी है, स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ की कमी है। और जब कोरोना का पीक चल रहा था अराउंड अप्रैल एंड में, जब हम लोगों ने 24 घंटे में लगभग 17 से 18 घंटे लगातार काम किया है। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे कि हमें जैसे तैसे, जब तक कि ये लहर नहीं जाती है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ तक कि हम 3 हफ्ते तक लगातार अपने परिवारों से दूर रहे। हमारा जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, यहीं पे हम लोगों ने हमारे अलग अलग कमरे बुक कर रखे थे, यहीं पे हम आके सोते थे, हमारा टिफ़िन आ जाता था, यहीं पे हम खाना खाते थे और यहीं से हम कोविड सेंटर पे वापस ड्यूटी के लिए लौट जाते थे। तो और बहुत कम स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ हमने ये 1.5 से 2 महीना निकाला है, यही सोच के कि कोरोना की लहर जल्दी से ख़त्म होगी और हमारा कोविड सेंटर खाली होगा। बिल्कुल डॉक्टर धर्मपाल, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि अब कोरोना के बाद हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस का खतरा देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, तो क्या उसका भी इलाज आप करेंगे या कर ही रहे हैं? और अब जब तीसरी वेव की बात हो रही है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी आगे? जी।
जी जी, देखिए हमारे हॉस्पिटल में जितने भी 150 से पौने 200 पेशेंट इकट्ठे होके गए हैं, ठीक होके गए हैं, उनमें से 2 लोग ब्लैक फिंगर्स का शिकार बने हैं। जी, उन्हें जी, हम लोगों ने एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन प्रोवाइड किया है। जी, सौभाग्य की बात ये रही कि वो लोग बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ ब्लैक फंगस में डायग्नोज हो गए और उनको कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगाने से ही ठीक हो गए। जी। ठीक है डॉक्टर धर्मपाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आपको एक बार फिर बंसल न्यूज़ सलाम करता है, आपकी पूरी टीम को सलाम करता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस संकट के इस घड़ी में मरीजों का इलाज किया है, उस जज्बे को सलाम सब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मपाल तमाम बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर धर्मपाल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कम स्टाफ में, कम संसाधनों में किस तरीके से काम किया, कोरोना के संकट की घड़ी में मरीजों की सेवा की है। तो उनके जज्बे को यहाँ पर सलाम हम करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।